नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है धान की नर्सरी लगाने का। किसान भाइयों, बहुत सारे हम में से आलू किसान धान की भी फसल करते हैं, यानी कि चावल की खेती। तो चावल की खेती करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे लोग आपको सलाह देते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बातों पर, जरूरी बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रख लेंगे अगर आप, तो धान की नर्सरी तो अच्छी होगी ही, 100% जो है आपके बीजों का अंकुरण होगा। उसके बाद जो आप इसका रोपाई कर देंगे, रोपण के बाद फसल भी होगी निरोगी और उत्पादन होगा आपका बेहतर। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रज रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये चुनाव करेंगे कि आपको कौन सी किस्म की पौध यानी कि नर्सरी लगानी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमेशा नर्सरी के लिए बीजों का जो चुनाव करें वो नया बीज होना चाहिए और अनुसंधान का बीज होना चाहिए। वो भले ही हाइब्रिड हो या अनुसंधान का बीज हो, लेकिन और आपके क्षेत्र में ज़्यादातर प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि बीज की किस्म क्षेत्र के हिसाब से ही चुनाव की जाती है। कभी भी पुराना बीज का प्रयोग न करें, क्योंकि नए बीज का उत्पादन बेहतर होता है, बीजों का अंकुरण बेहतर होता है और बीजों की जो निरोगी भी होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजों का चुनाव करने के लिए आप क्या करें। इसके लिए आप नज़दीकी कृषि अनुसंधान में भी संपर्क कर सकते हैं, आपके ज़िले के कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वो जरूर एक बार संपर्क करें। और आपका भरोसेमंद दुकानदार, दोस्तों एक बार ये करने के बाद आप बीज का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भूमि का चुनाव, कि नर्सरी लगाने के लिए कौन सी भूमि अति उपयोगी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी भूमि का चुनाव करें जो नमी वाली जगह पर हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो, यानी कि नहर के किनारे की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है, बाग बगीचे के किनारे पास की ज़मीन बहुत अच्छी उपयोगी हो सकती है। दूसरा, ज़मीन मिट्टी जो है वो दोमट होनी चाहिए। सर्वाधिक जो है लाभकारी मिट्टी दोमट होती है, और बलुई या रेतीली मिट्टी में बिल्कुल भी पौध का लगाने का या नर्सरी लगाने का प्रयास न करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि नर्सरी कब से कब तक लगानी चाहिए, कौन सा समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, धान की नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है मई का अंतिम सप्ताह से लेकर के जून के दूसरे सप्ताह तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि 21, 22 या 25 मई से लेकर के 15 जून तक का समय सबसे उपयुक्त समय है धान की नर्सरी के लिए। जिस भूमि में आपको नर्सरी लगानी है, उस भूमि को नर्सरी लगाने से कम 15 या 20 दिन पूर्व उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, कम से कम 6 महीने सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। और उसमें अगर ट्राइकोडर्मा मिला के रखा है और पत्तियों के दूसरे जो हमने पूर्व में भी अन्य वीडियो में भी तरीके बताया, अगर उस तरह का आपने प्रयोग किया तो बहुत अच्छा। तो करीब करीब 1 एकड़ में 1 कुंटल से 2 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। अगर आप जो नर्सरी लगा रहे हैं तो कितनी भूमि लेनी है उसके लिए मैं आपको बता दूं, जितना जगह में आपको धान की रोपाई करनी है यानी धान की फसल लगानी है, उसके 10% एरिया में, यानी कि अगर आपको 1 एकड़ लगानी है ज़मीन, धान लगाने हैं, तो 1 एकड़ का 10वां हिस्सा आप जो है प्रयोग करें नर्सरी लगाने के लिए। अब जैसे 20 बिस्वा का बीघा होता है कहीं कहीं, तो 1 बीघा आपको लगानी है तो 2 बिस्वा आप जो है ज़मीन लें, मिट्टी का क्यारी बनाए 2 बिस्वा ज़मीन में इसकी नर्सरी के लिए। और उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए जब भी आपको नर्सरी लगानी है उसके 15 से 20 दिन पूर्व गोबर की सड़ी हुई खाद डाल करके उसकी गहरी जुताई यानी गुदाई करें, क्योंकि जगह बहुत कम है, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, तो आप हाथ से या फावड़े से बहुत गहरी उसकी गुदाई कर सकते हैं। गुदाई करने के बाद उसको समतल बनाएं। समतल बनाने के बाद आप उसको क्यारी जो बनानी होंगी आपको, वो क्यारी बनानी है आपको
5 से 6 मीटर लंबी या खेत के हिसाब से लंबाई आप ले सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और उसके चारों तरफ गहरी नाली बनाएं और बेड बनाएं उसकी ऊंचाई में। तो बेड की चौड़ाई हो गई 1.5 मीटर, लंबाई खेत के अनुसार 5 से 6 मीटर भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी अगर ले सकते हैं, लेकिन समतल भूमि होनी चाहिए। समतल भूमि नहीं है तो कम लंबाई में ही प्रयोग करें और उसके अंदर गहरी नाली उसके चारों तरफ होनी चाहिए दोस्तों। अब आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खादों में भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स यूरिया डीएपी लिया मिलाया और लगा दिया, या जब आप नर्सरी लगा रहे हैं उस समय ही डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती होती है। माइक्रोन्यूट्रेंट्स डीएपी यूरिया या अन्य जो भी आप डाल रहे हैं जिंक जैम, वो किस समय डालना है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मैं पहले भी आलू के टाइम पर आपको बता चुका हूँ कि कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्शन करने के बाद ऐसे अघुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं जो आपके पौधों को मिलते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपका सब कुछ डालना बेकार हो जाता है। इसलिए आपको कब क्या डालना है, आपको इसमें डीएपी का अगर प्रयोग करना है तो बीज के साथ कतई डीएपी का प्रयोग न करें। आखिरी जुताई में आप डीएपी डाल करके या जो है पोटाश, तो डीएपी और पोटाश कितना डालना है आपको मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ। अगर आपको 1 बीघा यानी 20 बिस्वा नर्सरी आपको धान की खेती करनी है तो उसके लिए आपको 20 बिस्वा का 10% होता है 2 बिस्वा। 2 बिस्वा जगह में आप नर्सरी लगाएंगे और 2 बिस्वा जगह के लिए आप 2 से 2.5 किलो 3 किलो डीएपी लेंगे केवल, उससे ज़्यादा डीएपी की आवश्यकता नहीं है। और सड़ी हुई आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद आप पहले ही डाल चुके हैं। अब आप ट्राइकोडर्मा मिला करके थोड़ी सी गोबर की खाद, अगर आपने ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में नहीं मिलाया है तो ट्राइकोडर्मा डाल करके घोल तैयार कर लें। करीब करीब 12 से 24 घंटे पहले उसमें एक आप 15-20 लीटर पानी ले लें, उसमें करीब करीब 200 ग्राम गुड़ डाल लें और जो करीब 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल लें और उसके घोल को उस पर छिड़काव कर दें अंतिम जुताई के बाद। और जुताई अंतिम करने के बाद आप बिल्कुल समतल कर लेंगे उस बेड को जिस बेड पर आपको नर्सरी लगानी है। अब आपको बीज को शोधित करना है। बीज को मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट ला करके पानी में डाल करके या गला करके, जो भी आपने बहुत सारी विधियों से किसान करते हैं वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको 20% नमक का घोल लेना है। यानी कि आपको मैं बता दूं 20 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम नमक डाल देना है और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो बीज आप लाए हैं उस बीज को डाल देंगे। बीज को डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप देखेंगे कुछ हल्के जो हैं बीज ऊपर निथर आते हैं। उस नमक का पानी क्यों डालते हैं दोस्तों? नमक का पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि नमक डालने से उसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है पानी के में, और कम घनत्व का जो बीज है वो ऊपर निथर आता है। तो जितने भी आपके डैमेज या कहेंगे अनुपयोगी या कहेंगे खराब बीज होंगे वो ऊपर निथर आएंगे, जिसको आप छान करके अलग कर देंगे। बाकी के बचे हुए बीज को वो आपका शुद्ध बीज है उसको आप साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद, धोने के बाद उसको दूसरे पानी में आप 12 से 20 घंटे तक आप उसको पानी में डाल देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कुछ लोग हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड किस्म के धान को यानी बीज को 4 से 5 घंटे से ज़्यादा आपको पानी के अंदर डाले नहीं रखना है। दूसरा, आपको एक बात ध्यान रखना है, पानी सामान्य रहे, एकदम से ठंडा भी ना हो और गर्म तो बिल्कुल भी ना हो। इसलिए सामान्य पानी का प्रयोग करना है और ठंडे स्थानों पर इसको रखना है, छायादार स्थान पर रखना है, न कि बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है धूप बिल्कुल भी न पहुंच पाए या ऐसा न हो कि पानी गर्म हो जाए। ये ध्यान रखने के बाद आपको उस पानी को 20 घंटे बाद, अधिकतम 20 घंटे से ज़्यादा नहीं, आप ध्यान रखें। कुछ लोग 24 घंटे रख देते हैं। मैं तो कहूँगा 12 से 20 यानी 12 से 20 के बीच में ही आप निकाल लें उसको। उसके बाद उसको बोरे पर रख करके, जूट वाले बोरे पर रख करके ढक दें। ढकने के बाद उसमें ही 12 घंटे और आप ढका रह सकते हैं ज़्यादा, तो वो अंकुरित हो जाएगा। ध्यान रहे, केवल थोड़ा सा अंकुरण करना है। अंकुरण बढ़ गया तो वो टूटेगा और फिर आपका बीज खराब होगा। थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो जाए बस,
अब आप इसको नर्सरी में डालने के लिए आपका बीज तैयार है। इससे पहले आपको इसका रोग रोकने के लिए आपको इसका शोधन भी करना है। शोधन करना है, उसके लिए क्या विधि अपनानी है ये आप जान लीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या आती है फंगस की, दूसरी आती है कीटाणु की, तीसरी आती है जड़गलन की। ये समस्याएं जो आती हैं, इनसे बचाव के लिए बीज शोधन अति आवश्यक है। इसके लिए आप करेंगे, अगर आपका 5 से 6 किलोग्राम आपका बीज है तो उसके लिए आप लेंगे 10 से 15 ग्राम कार्बनडाजिम या मैंकोजेब, और इसको पहले कार्बनडाजिम मैंकोजेब को बीज में मिला देंगे दोस्तों अच्छी तरह से। उसमें अंदर मिलाने के बाद अब आप लेंगे 1.5 ग्राम आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, वो लेंगे। उसको अलग से एक पानी में घुल लेंगे, थोड़े से पानी में, क्योंकि ये घुलने में दिक्कत देती है, और उस पानी को उसके ऊपर से छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिल गया, कार्बनडाजिम मिल गया। अब इसके अंदर मिलाएंगे आप कीटाणु रोकने के लिए, दीमक रोकने के लिए, या कहीं कहीं मोर या पक्षी दाने को चुग जाते हैं उनको रोकने के लिए इसके अंदर 5 से 8 ml इमिडाक्लोरोपिड इसके अंदर मिला देंगे। तो आप एक फंगिसाइड हो गया, आपका एक एंटीबायोटिक हो गया, एक आपका इंसेक्टिसाइड हो गया। ये तीनों चीज़ों से शोधन करना अति आवश्यक है। इस समय अब आप नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको विशेष चीज़ देखनी है तीसरी, कि तापमान कितना है या मौसम कैसा है। जून के महीने में अक्सर, या मई के लास्ट में बहुत तेज़ गर्मी होती है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर होता है, कड़क धूप होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपने सुबह ही क्यारियों में पानी भर दिया है तो शाम तक गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी में तो भाई साहब चावल बन जाते हैं। तो ऐसे में आप बीजों को या अंकुरित बीजों को नर्सरी में बिल्कुल न डालें। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि या तो मौसम ठंडा हो, अगर ठंडा नहीं है तो शाम के समय ही ताज़ा पानी भरें, और ताज़ा पानी भरने के बाद अंकुरित बीजों को छिड़काव विधि से क्यारियों में डाल दें दोस्तों। और यदि आपने सुबह पानी भर दिया था तो उस पानी को पहले निकाल दें और फिर ताज़ा पानी भरें। और पानी भरने इसके बाद इसमें आप 2 से 5 किलो, आप ध्यान रखें, 2 से 5 किलो केंचुआ वाली खाद या कंपोस्ट खाद ऊपर से जरूर छिड़क दें, जिससे बीज हल्के हल्के ढक जाएंगे। तो या ये न लाएं तो आप गोबर की सड़ी हुई ट्राइकोडर्मा मिली हुई खाद भी थोड़ी थोड़ी ऊपर से इस पर भुरक सकते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कभी भी नर्सरी में पानी भरा हुआ नहीं रखना है। और जब छोटा छोटा अंकुरण हो तो इतना ध्यान रखें कि अंकुरण हमेशा पानी से ऊपर रहे। और इसमें अगर आप दिन में कभी भी सुबह के समय पानी बिल्कुल ना भरें, पानी हमेशा शाम के समय भरें। अगर आप सुबह 8-9 बजे ज़रूर एक बार चक्कर लगाएं, देखिए यदि पानी अभी भी भरा हुआ है तो जो मैंने बताया नालियों के माध्यम से उस पानी को निकाल दें। क्योंकि गर्मी की वजह से अगर पानी गर्म हो गया तो आपकी नर्सरी को नुकसान पहुंचेगा। अब एक हफ्ते बाद आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है। इसमें आप 2 बिस्वा, अगर नर्सरी आपकी, उसके लिए 200 ग्राम जिंक सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला ले सकते हैं। और उसमें आप 1 केजी यूरिया ले सकते हैं, और 150 या 100 से 150 ग्राम चूने का पानी, इतने चूने को पानी में डाल दें, उस पानी को नितार कर ले लें, उसको लेकर के और इसको पानी में घोल बनाकर इसका उस नर्सरी के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूरिया बुवाई के समय नहीं प्रयोग करना है, डीएपी भी उस समय प्रयोग नहीं करना है जिस समय आप अंकुरित बीज को डालना है। डीएपी आपको पहले मिट्टी अंतिम जुताई में प्रयोग करना है। इस तरह से आपकी नर्सरी बेहतरीन पैदा होगी, पानी भरा हुआ नहीं रहने देना है। और एक और बात, आप 8-10 दिन के बाद सरसों की खली का प्रयोग अवश्य करें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए सरसों की खली 2 बिस्वा के लिए केवल 1 से 2 किलो सरसों की खली लेनी है। उसको 2 दिन पहले, 12 घंटे या 24 घंटे पहले, से ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम गुड़ में घोल करके रख दें। और जब वो अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद 24 घंटे बाद, यानी 12 से 24 घंटे बाद उसको छिड़क दें। उसके पानी को ऊपर से नर्सरी के ऊपर या पानी के साथ घोल में भी चला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बेहतरीन नर्सरी पैदा होगी, रोग भी नहीं आएगा। और इसके बाद भी अगर रोग आता है तो उसके बाद स्प्रे और वो सब हैं, लेकिन इन उपायों को आप करते हैं
तो बेहतरीन से बेहतरीन आपका पौधा तैयार होगा और बड़े आसानी से इसको निकाल करके रोपाई की जा सकती है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।